एक दार्शनिक सिद्धांत पर विचार करें तो ये प्रतिपादन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान की क्षमता है, आनंद है और शक्ति है। ज्ञान, आनंद और शक्ति यह प्राणी का लक्षण है। मात्रा भेद हो सकता है, किसी में ज्ञान अधिक विकसित हो गया, किसी में कम विकसित हुआ, पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान और संवेदना न हो। आनंद में भी तारतम्य है। एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, सदा सुख का अनुभव करता है, कष्ट की स्थिति में भी आनंद का अनुभव करता है। कभी उसको लगता नहीं कि आज कष्ट है। हम भी जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं कैसे, कोई आपको तकलीफ तो नहीं? तकलीफ शब्द को हम कम जानते हैं, तो उत्तर क्या दें? हर स्थिति में आनंद रहना सीखा है, इसलिए तकलीफ देने वाला कोई मिलता भी नहीं। बाहर से दे पर भीतर में तो आनंद है, तो तकलीफ का अनुभव तो भीतर में होता है, बाहर में होता नहीं। तो फिर आनंद भी हमारा स्वभाव है, तारतम्य हो सकता है और हर व्यक्ति में शक्ति है। शिक्षा पर विचार करते समय हमें यह त्रिपदी सामने रखनी चाहिए कि हमारी शिक्षा इस त्रिपदी पर आधारित होनी चाहिए कि शिक्षा जो ज्ञान को विकसित करे, वह शिक्षा जो व्यक्ति के भीतर विद्यमान आनंद को प्रस्फुटित करे, और वह शिक्षा जो विद्यमान शक्ति का अनुभव करा और शक्ति का विकास करे। कोई किसी प्रकार की शिक्षा दे, अगर ये तीन बातें फलित होती तो मानना चाहिए शिक्षा की प्रणाली बहुत अच्छी है। ज्ञान विकसित होता है तो उससे हमारा अज्ञान मिटता है और हमें सच्चाई को जानने का मौका मिलता है, विश्व को जानने का मौका मिलता है और विश्व की सब छोटी इकाई परमाणु तक को जानने का हमें मौका मिलता है। आनंद विकसित होता है तो हम बहुत सारी कठिनाइयों से बच जाते हैं। दुख कम हो जाता है। आदमी बहुत दुख मानता है, पर वास्तव में दुख इतना है नहीं। दुनिया में दुख नहीं है ज्यादा, लोग दुखी बने रहते हैं इसलिए कि उनके भीतर के आनंद का प्रस्फुटित नहीं हुआ है। लोग अपने आप को निष्क्रिय जैसा अनुभव करते हैं, कारण उन्हें शक्ति का स्रोत मिला नहीं, प्रकट नहीं हुआ। हम सारी शिक्षा की बात को निष्पत्ति के आधार पर करें तो तीन शब्द हमारे सामने आते हैं: कार्य कौशल, व्यवहार कौशल और आचार कौशल। शिक्षा की पूरी बात आ जाती है। कार्य कौशल, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में कार्य कौशल होता है। जो काम करना नहीं जानता, एक इंजीनियर, उसमें कार्य कौशल होता है। जिसने इंजीनियरिंग नहीं की वह नहीं जानता बात को। आज तो संचार माध्यम बहुत है, सॉफ्टवेयर आदि आदि की सारी बात है। अब कंप्यूटर में है बहुत कुछ शक्ति है, पर जिसमें कार्य कौशल नहीं है वह उसका उपयोग करना नहीं जानता। तो बहुत सारी जो शिक्षा की शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं,
कार्य कौशल बढ़ाने के लिए है। दक्षता बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, इसलिए सारा एक कार्य कौशल, जितनी लौकिक शिक्षा है, बौद्धिक शिक्षा, आंतरिक शिक्षा है, उसकी निष्पत्ति है कार्य कौशल। शिक्षा का एक दूसरा भाग है जो हमारे मस्तिष्क के एक दूसरे प्रकोष्ठ को सक्रिय करता है। मस्तिष्क का एक प्रकोष्ठ है कौशल का प्रकोष्ठ, जिसे कर्मजा शक्ति कहते हैं, कर्मजा बुद्धि कहते हैं, जो कर्मजा बुद्धि को विकसित करने वाला। मस्तिष्क का एक प्रकोष्ठ है जो हमारी प्रसन्नता को, आनंद को विकसित करने वाला। वह जब होता है और जब हमारा आवेश नियंत्रण होता है, व्यक्ति का अपने आवेश पर नियंत्रण होता है, तो उसमें व्यवहार कौशल आ जाता है। व्यवहार, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना, शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। बहुत पढ़ा लिखा किंतु व्यवहार कुशल नहीं है तो कलह चलता ही रहता है, कभी मिटता नहीं, लड़ाइयाँ होती रहती है। माता पिता भी कठिनाई महसूस करते हैं और ऐसा माता पिता को कहते भी सुना है। इसीलिए पढ़ाया था कि इतना खर्चा किया, इतना पैसा क्या, इसीलिए कि तू रोज लड़ाई करता रहे, चिरपच्ची करता। जब व्यवहार कौशल नहीं होता तो वहां शिक्षा, कार्य कौशल तो आ गया, परिवार के लिए काम की नहीं बनी। कार्य कौशल है रोटी कमाने के लिए, आजीविका के लिए, धन कमाने के लिए, अर्निंग ऑफ मनी, उसके लिए कौशल की जरूरत है। किंतु परिवार के लिए कौशल की नहीं, वहां जरूरत है व्यवहार की। कभी दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने भाई के साथ कैसा करता है, अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार करता है, बड़ी बात की अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। जिनके साथ रहना होता है, बड़ा कठिन काम है, साथ में रहना बहुत कठिन बात है। साथ में रहे और लड़ाई झगड़ा न हो, शांति से रहे तो भाग्योदय है। शिक्षा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उस व्यक्ति को भी बहुत शिक्षित मानता हूं जो स्कूल में नहीं पढ़ा किंतु परिवार में शांति बनाए रखता है। चाहिए उसका आंतरिक विकास, बाहर से नहीं पढ़ा, उसका इतना विकसित हो गया, उसका इंट्यूशन पावर, सबके साथ व्यवहार अच्छा कर, तो सबका उसके प्रति आकर्षण होता है। से पढ़े लिखे व्यक्तियों को, युवकों को देखा बहुत, पर घर वाले एक मिनट भी उसको पसंद नहीं करते कि बाहर चला जाए तो अच्छा। कोई व्यवहार कौशल नहीं है तो एक बहुत बड़ी निष्पत्ति है। हमारे मस्तिष्क का एक वह प्रकोष्ठ जो व्यवहार को समीचीन बनाए, मधुर बनाए, उसे जागृत करना का एक कार्य है। तीसरा कौशल, नैतिकता, आचार कौशल, इसमें निष्ठा है, आचार, और वही व्यक्ति आनंदमय जीवन जी सकता है जिसमें कौशल का मस्तिष्क जागृत हो गया है। आचार कौशल एक निष्ठा हो गई कि कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, अन्यायपूर्ण काम नहीं करूंगा, दूसरे को हानि पहुंचे ऐसा नहीं करूंगा, दूसरे को कभी नहीं सता। ये एक निष्ठा पैदा हो गई, वह आचार कौशल। वह
मस्तिष्क शिक्षण के द्वारा या अहिंसा शिक्षण के द्वारा हो सकता है। हम लोगों ने आज से 2 माह हम जयपुर में और समाचार पत्र में कि अमेरिका में एक छात्र अपनी दादी को मारा, दादा को मारा, माँ को मारा, भाई या बहन को मारा और मोहल्ले में आकर अनेक साथियों को मारा और पूरा हिंसा वातावरण बना दिया। एक कल्पना हुई इस आधार पर, और कल्पना के लिए कोई आधार बन, कोई भी विचार और कल्पना उसके लिए एक पृष्ठभूमि बनती है। तो जैसे कोई लिखता है कथा तो प्लॉट चाहिए, तो उसके लिए तो हमने सोचा कि अहिंसा का प्रशिक्षण हम कर रहे हैं युवकों में, प्रौढ़ों में। विद्यार्थी जीवन में ही अहिंसा का प्रशिक्षण होना चाहिए। चिंतन किया और हमारे जो कार्यकर्ता हैं अणुव्रत इंटरनेशनल के कार्यकर्ता, उनको हमने कहा, उन्होंने विश्व के महान बड़े बड़े लोग हैं जो अहिंसा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे संपर्कित किया। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, बचपन से ही अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य शुरू होना चाहिए। कल्पना की, एक कोर्स भी बना लिया, विद्यार्थी के लिए भी, युवक भी। लगभग कोर्स भी तैयार हमारा हो गया, उसका प्रयोग भी करना चाहते हैं। वैसे प्रशिक्षण का कार्य हमारा चल रहा है, वह तो एक साधारण तो चल रहा है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में अहिंसा का प्रशिक्षण कैसे हो और उसका कोर्स, इस बारे में चिंतन किया और एक कोर्स बना लिया। मैं सोचता हूं समाज को सुखी है, शांति से जीना है, तो अहिंसा शिक्षण से अवश्य करना चाहिए। प्रेक्षा, ध्यान, विज्ञान, ये सारे शिक्षा का क्रम है, किंतु उसके साथ एक क्रम और जुड़ जाए, अहिंसा का प्रशिक्षण। वैसे जीवन की एक इकाई है अहिंसा प्रशिक्षण की, किंतु स्वतंत्र में अहिंसा प्रशिक्षण जिससे मनुष्य की हिंसा में कमी आए। आज हिंसक वृत्ति बढ़ रही है, और बढ़ने का कारण अर्थ केंद्र में आ गया कि चेतना बाहर निकल गई, जबकि केंद्र में चेतना रहनी चाहिए, अर्थ रहना चाहिए में। किंतु आज उल्टा हो गया कि केंद्र में अर्थ आ गया है, चेतना थोड़ी बाहर आ गई। आज के मनुष्य का जीवन का जो न्यूक्लियस है, केंद्रीय, वह अर्थ हो गया, अब चेतना नहीं है। जहां चेतना बाहर होती है वहां दुख पैदा है, समस्याएं पैदा होती है, लड़ाई झगड़े होती है, हिंसक वातावरण बनता है, मारकाट होती है, परिणाम में युद्ध भी होता है। तो कैसे चेतना केंद्र में आए, और वह अहिंसा प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। बहुत आवश्यक है उस मस्तिष्क को करना। हमारे मस्तिष्क में दोनों प्रकार की शक्ति प्रकोष्ठ हमारे हैं, साथ साथ काम कर रही हैं। क्रोध, उत्तेजना का प्रकोष्ठ भी मस्तिष्क में है, तो क्रोध के नियंत्रण का प्रकोष्ठ भी हमारे मस्तिष्क में है। दोनों है, सकारात्मक और नकारात्मक विचार दोनों के प्रकोष्ठ हमारे मस्तिष्क में। हम किसको कर सके? मुझे लगता है वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है
उस शिक्षा में शुभत्व को, अहिंसा जैसे तत्वों को, शांति को प्रकट करने वाली शिक्षा नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सुप्त सा रह रहा है और का वह प्रकोष्ठ जो उत्तेजना से वह अधिक प्रकट हो रहा है। आप बहुत सूक्ष्मता से समाज की अवस्था देखें कि आज से 100 वर्ष पहले जो सहिष्णुता थी उसका ग्राफ नीचे गया है। आज को भी जैसे अपराध मान लिया गया। बच्चा भी माता पिता की बात को सहन, भाई भाई की बात को सहन नहीं करता और पति पत्नी भी एक दूसरे को सहन नहीं करते। इसका कारण कि मस्तिष्क के वे जो हमारे भावात्मक विकास के लिए जिम्मेवार हैं उनको सक्रिय करने की शिक्षा में कोई प्रविधि नहीं है। बौद्धिक विकास को तो बहुत ज्यादा बल मिल रहा है और मैं मानता हूं कि वर्तमान युग में जितना बौद्धिक विकास हुआ है और जितना यांत्रिक मस्तिष्क का विकास हुआ है शायद अतीत में कम हुआ हो। तो अतीत की बात मैं नहीं कहूं, बहुत लंबे अतीत, पर निकट के अतीत में इतना नहीं था जितना हुआ है। किंतु साथ साथ जो भावात्मक जिसे धर्म कहा गया, चाहे तो हम मनुस्मृति को देखें 10 कम लक्षण, चाहे उमा स्वाति को देखें कि उत्तम धर्म 10 प्रकार के, श्रवण के उत्तम धर्म, किसी अन्य ग्रंथ को देखें, चाहे ईसाई मत को देखें, सब में सहन करने की, अहिंसा की बल दिया गया। कारण कि उसके बिना समाज सुखी नहीं सकता। वह शिक्षा कब काम जब समाज सुखी नहीं रह सकता। और ऐसे लोगों को भी देखा है कि बहुत पढ़े लिखे हैं पर समस्या से घिरे हुए हैं। दिन पहले जब जयपुर में थे, हुआ और प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने आभार प्रदर्शन किया। आभार प्रदर्शन के समय कहा कि जीवन विज्ञान है, एक नया प्रकल्प सामने आया है। क्यों कि पहले उन्होंने कहा कि हम लोग जब अफसर, सरकारी अफसर थे, कि हमारा होता था तो IQ के आधार पर होता था। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में IQ के आधार पर चुनाव नहीं होता, अब EQ के आधार पर होता है। इसका इमोशनल कंसेप्ट कैसा है। और यह भी है कि जिनका अपने कंट्रोल है वे कम पढ़े लोग बड़ा काम, बड़े पद पर हैं, और जिन इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग उनके काम कर रहे हैं। शिक्षा को इस विषय से भी हम अलग नहीं कर सकते कि जिस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को इमोशन पर कंट्रोल करना सिखाया जाता, अपने आवेशों पर संवेदन नियंत्रण करना नहीं सिखाया जाता, शिक्षा बहुत काम की नहीं होती। मैंने देखा है कि लोग प्रारंभ में अनुशासित रहते, ऐसा लगता है कि बहुत अनुशासन है, नियंत्रण है, किंतु जैसे ही धन का, सत्ता का प्रश्न, सारा गायब। बड़ी ऐसा नहीं लगता कि अनुशासित रहे, नहीं लगता कि ये नियंत्रित रहे। जब तक स्थिति सबके सभी हैं, सभी अनुशासित है, सभी है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है,
मैंने एक बार एक मंत्री था कि जो हमारे बहुत व्यक्ति हैं, मैंने कहा अभी अभी तो आप सत्ता पर आए, पर सत्ता पर आए शुद्ध रह जाए दुनिया का आश्चर्य मानूंगा। बड़ा कठिन। इसका कारण क्या कि हमने बाहर से तो उपचार कर दिया, पट्टी कर दी, ऐसा लगा कोई बीमारी नहीं है, कि भीतर में जो विद्यमान है उसका शुद्धिकरण नहीं किया। और वह शुद्धिकरण इमोशनल डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकता, भावात्मक विकास के बिना नहीं हो सकता। वह तभी होता है जब भावात्मक प्रशिक्षण से ही दिया जाए और कर दिया जाए, तब संभव है। मानता हूं जीवन विज्ञान की पद्धति इसी पर आधारित है। व्यक्ति को केवल ऊपर ऊपर से उपचार नहीं किया जाए, कपड़े अच्छे नहीं पहनाए जाए, शरीर का भी का शरीर भी स्वस्थ रहे। बाहर से तो बहुत कपड़े पहने हुए हैं और भीतर में देखे तो शरीर पीड़ित हो रहा है, वह काम नहीं देता। शुद्धि कैसे हो, हमें इस पर विचार करना है। पारिभाषिक शब्द है कि निर्जरा कैसे हो। निर्जरा, जो भी बंधन है, जो संस्कार है बंधे हुए, उनका निर्जरण कैसे, निर्जरा कैसे हो। निर्जरा का मतलब है उसका संशोधन, जो हट गया शोधन कर दिया हमने। शुद्धिकरण कैसे हो, इस पर बहुत आवश्यक है और उसके लिए अभ्यास जरूरी है, केवल पढ़ने से नहीं होता। अनुभव किया, केवल पढ़ता है थोड़ा प्रभाव होता है, ये मैं नहीं मानता व्यर्थ है। केवल पढ़ाई के आधार पर, केवल सुनने के आधार पर अगर कोई बदलता है तो 10% मुश्किल से बदलते हैं। और अगर अभ्यास कराया जाए और अभ्यास के द्वारा चेतना का रूपांतरण कराया जाए, संभवतः 100 में 75-80% बदल सकते। ये अभ्यास के द्वारा ही संभव है। इसलिए विज्ञान में कोई सिद्धांत की शिक्षा नहीं है, कोई सिद्धांत की बात नहीं है, वहाँ प्रायोगिक बात है। प्रायोगिक कि वे प्रयोग कराए जाते हैं जिनसे चेतना के हमारे जो केंद्र हैं वे सक्रिय हो जाएं। वे केंद्र जो हमारी अच्छाई के लिए जिम्मेवार है, वे चैतन्य केंद्र हमारे सक्रिय हो जाए, जिससे हमारा क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार पर नियंत्रण, लोभ पर नियंत्रण, भय पर नियंत्रण, यानी जितनी जो वृत्तियां हैं उन पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाए और हम ऐसी निर्जरा करें जिससे परिस्थिति आने पर वे वापस सक्रिय न बने। एक ऐसा किया, शांत तो कर दिया, मौका आया तब वैसा। गुस्सा बहुत शांत है, शांत है। कोई परिस्थिति आई कि नहीं आई, आई तो वैसा का वैसा। वैसे एक बात उपचार है, व्यावहारिक बात है। ऐसा हो कि जिससे वह मारी न रहे, उसकी सक्रियता समाप्त हो जाए, हर स्थिति में शांत रहे, ऐसी चेतना जागृत हो जाए। और अभ्यास के द्वारा संभव है, क्योंकि हमारे शरीर में दोनों प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। हमारे मस्तिष्क में दोनों प्रकार के कोष्ठ बने हुए हैं। अगर हम एक कोष्ठ को सक्रिय बना दें तो दूसरा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये जीवन विज्ञान की शिक्षा के साथ जोड़ा गया कि किस प्रकार व्यक्ति के जो नकारात्मक भाव विचार के प्रकोष्ठ हैं उनको उनका शोधन कर उनके स्थान पर सकारात्मक भाव और विचार के प्रकोष्ठों को इतना सक्रिय बना दिया जाए
कि वह स्थिति का भी मुकाबला कर सके। सामान्यतः आदमी परिस्थिति के साथ जीता है। एक आदमी दिखाई दे रहा है, अच्छा लगता है, किसी ने गाली दी, इतने में बस उत्तेजित हो जाएगा, तो परिस्थिति के साथ जीता है। किंतु ऐसा हो जाए शोधन कि परिस्थिति आने पर भी वह न हो। हमारे बहुत सारे संतों के लिए, संत कोई सन्यासी नहीं, गृहस्थ संतों में भी ऐसे बहुत हुए हैं जिन्होंने इतना शांत कर लिया और मस्तिष्क को ऐसा जागृत कर लिया कि स्थिति आई, परिवर्तन नहीं। महाराष्ट्र के एक संत नामदेव इतने क्षमाशील थे, किसी ने कहा इनको आता ही नहीं है। एक व्यक्ति बोला कैसे हो सकता है नहीं आई? जब भोजन करने बैठे थे, कंधे पर आकर अचानक बैठ गए। गुस्सा नहीं आया। नामदेव के मित्र तो बहुत आते हैं, पाहुने भी बहुत आते हैं, जैसा बढ़िया मित्र और पाहुना मैंने आज तक नहीं देखा। क्या करेंगे? हमारे संघ के एक आचार्य थे मघवा, जिनका नाम था मघवा। इतना सारा परिवर्तन हो गया था कि उनका परीक्षण किया गया कि वे बैठे हैं, एक साधु जाकर धूल लेकर उनके कंधे पर डालता है, देखा कर लिया, अपने स्वाध्याय में लग गए। पापा मुड़कर नहीं, इसने क्या किया, क्यों किया? इतना शांत हो जाता है। तो हम ये माने, ये विश्वास करें कि चेतना का रूपांतरण किया जा सकता है, हो सकता है। अगर समीचीन विधि हमारे हाथ लग जाए तो प्रश्न हमारे सामने है प्रक्रिया का, मेथड का, पद्धति का, कि वह अगर उपयुक्त हो तो कर सकते हैं। और उसी शिक्षा को सर्वांगीण शिक्षा कहने में विश्वास करता हूँ, जिसके द्वारा व्यक्ति में कार्य कौशल बस जरूरी है जीने के लिए, उसके तो जीवन नहीं चलता। किंतु कार्य कौशल के साथ साथ व्यवहार कौशल और आचार कौशल, यह 3 प्रकार का कौशल की त्रिपदी विकसित हो जाए तो मानना चाहिए कि वह शिक्षा सर्वांगीण शिक्षा है। अन्यथा तो अधूरी शिक्षा, एकांगी शिक्षा, जिससे बौद्धिक विकास तो बहुत हो गया, पत्नी से भी लड़ता रहता है, माँ से भी लड़ता रहता है, और ऐसा कहता है जो शब्द कुछ हमने सुने हैं, शब्द कहने में भी संकोच होता है। इस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग करता है और अहंग और बढ़ जाता है। वह एकांगी शिक्षा का परिणाम है। हम शिक्षा पर विचार करें तो इन तीनों पर विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा के द्वारा कार्य कौशल के साथ साथ व्यवहार कौशल और आचार कौशल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हमारी शिक्षा सर्वांगीण है, नहीं बढ़ रहा है तो उस पर हमें पुनः विचार करना चाहिए।